रात का सन्नाटा था, चांदनी हल्के हल्के अपनी रोशनी बिखेर रही थी और मगध का राज्य महल एक गहरे रहस्य में डूबा हुआ था। राजसभा की दीवारों के भीतर एक ऐसी गूंज थी जो सदियों तक दबी रही, पर इस रात वह गूंज फिर से जीवंत हो उठी। एक छाया मूर्ति, लंबी दाढ़ी, गहरी आंखें और चाल में एक गहरा रहस्य। वह कोई और नहीं बल्कि स्वयं चाणक्य थे। चाणक्य, जिन्हें विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता था, भारतीय इतिहास के उन अप्रतिम योद्धाओं में से एक थे जो अपने ज्ञान, नीतियों और योजनाओं से शत्रुओं को धूल चटा देते थे। वह व्यक्ति जिसने अपने बल, बुद्धि और अद्वितीय रणनीतियों से एक साधारण बालक को साम्राज्य के सिंहासन तक पहुंचा दिए। आरंभ। एक विचित्र रात। उस रात आकाश पर घटाएं घिर आई थीं और बिजली चमकने लगी थी, जैसे प्रकृति स्वयं भी कुछ भयानक होने का संकेत दे रही। मगध के युवराज ने अचानक गुप्त सभा बुलाई। राजमहल के दरवाजे बंद थे, पहरेदारों को भीतर आने की इजाजत नहीं थी और केवल चाणक्य तथा कुछ अन्य गुप्त मंत्रियों को ही प्रवेश की अनुमति थी। दरवाजों के भीतर युवराज चाणक्य की ओर घबराई आंखों से देख रहे थे। चाणक्य ने गंभीर स्वर में कहा, राजन, जो सत्य तुम्हारे समक्ष है वह तुम्हें विचलित कर सकता है, परंतु इसे जानना आवश्यक है, क्योंकि तुम्हारे शासन और तुम्हारे राज्य का भविष्य इसी पर निर्भर करता है। युवराज के माथे पर चिंता की लकीरें खिंच गईं, परंतु उन्होंने साहस दिखाते हुए कहा, आचार्य, जो भी सत्य है कृपया मुझे बताइए। चाणक्य ने धीमे स्वर में एक कथा का आरंभ किया, जो सुनते ही वहां बैठे लोग हतप्रभ हो गए। यह कथा मगध के अंधकार में छिपे एक गहरे रहस्य की थी, जो सदियों से राजवंश की ही एक काली छाया बनी हुई थी। कथा का रहस्य चाणक्य ने बताया कि वर्षों पहले मगध में एक अज्ञात राजा का आगमन हुआ था। उस राजा के बारे में कहा जाता था कि वह असल में एक सामान्य व्यापारी का पुत्र था, परंतु उसने एक छद्म रूप धारण कर लिया था। उसका उद्देश्य केवल मगध के गुप्त रत्नों तक पहुंच प्राप्त करना था, जो राजवंश की अमूल्य धरोहर माने जाते थे। इस व्यापारी के पुत्र ने स्वयं को बुद्धिमान और नीतिशास्त्र में पारंगत बताया और धीरे धीरे महल में अपना स्थान बना लिए। यह बात किसी को भी नहीं पता चली कि वह व्यापारी का पुत्र राजा का विश्वास जीतते जीतते गुप्त रत्नों तक पहुंचने के अपने वास्तविक उद्देश्य की ओर बढ़ रहा था। उसकी चालों को कोई नहीं समझ सका। चाणक्य बोले, युवराज, उस अज्ञात राजा की पहचान एक रहस्य बनकर रह गई। उसे खोजने के प्रयास किए गए, परंतु वह अपने पीछे एक गहरा अंधकार छोड़ गए। आज तुम्हारे शासन में फिर से वही छाया मंडराने लगी है। युवराज चौंकते हुए बोले, क्या वह व्यक्ति फिर से इस महल में उपस्थित है? चाणक्य ने धीरता से सिर हिलाया, हाँ, और वह व्यक्ति अभी भी अपने पुराने उद्देश्य की पूर्ति में लगा हुआ है। गुप्त मिशन। चाणक्य की योजना। इस रहस्य के खुलासे के साथ ही चाणक्य ने एक गहरी योजना बना। उन्होंने युवराज को निर्देश दिया कि उस व्यापारी के पुत्र की खोज करनी होगी। वह कहाँ छुपा हुआ है और कैसे वह अपना कार्य कर रहा है, इस बात को गुप्त रूप से पता लगाया जाएगा। महल में किसी को कानों-कान खबर नहीं हुई कि चाणक्य ने अपनी गुप्तचर सेना को सक्रिय कर दिया है। रातों-रात महल के कोनों में अजीब हलचलें बढ़ गई। चाणक्य के लोग एक-एक कर हर संदिग्ध व्यक्ति पर नजर रखने लगे। हर दिन कुछ रहस्यमय संकेत मिलने लगे और महल के कुछ पुराने नौकरों में भी असामान्य गतिविधियां देखी जाने लगी। चाणक्य की आंखों में चमक और चेहरे पर एक रहस्यमय मुस्कान थी, जैसे उन्होंने किसी बड़ी चाल की बुनियाद रख दी हो। चौंकाने वाली खोज। पहरेदार की गवाही। एक दिन चाणक्य के सामने महल का एक पहरेदार खड़ा था, जो घबराहट में डूबा हुआ था। उसने कहा, आचार्य, कुछ समय से मैंने महल में कुछ विचित्र हरकतें देखी है। एक आदमी रात के अंधेरे में छुपकर अंदर आता है और सीधा गुप्त कक्ष की ओर जाता है। उसके पास एक छड़ी होती है, जिस पर एक विचित्र चिन्ह बना हुआ है। चाणक्य ने उसी समय उस चिन्ह का विवरण सुना और उनकी आंखों में एक चमक उभर आ। यह वही चिन्ह था जो वर्षों पहले उस व्यापारी के पुत्र के पास देखा गया था। चाणक्य ने तुरंत पहरेदार को आदेश दिया कि उस व्यक्ति पर नजर रखी जाए और उसका हर कदम नोट किया जा। अंतिम परीक्षा।
सच का सामना। अगले दिन चाणक्य ने युवराज और अन्य मंत्रियों को एक गुप्त स्थान पर बुलाए। वहां पर वह संदिग्ध व्यक्ति लाया गया जिसके पास वही छड़ीच। चाणक्य ने कहा, हम सभी को आज इस व्यक्ति का सच जानना आवश्यक है। उस व्यक्ति के चेहरे पर चिंता की लकीरें उभर आईं, परंतु उसने मुस्कुराते हुए कहा, आचार्य, मैं निर्दोष हूं। मैं केवल एक साधारण व्यक्ति हूं, मुझे व्यर्थ ही फंसाया जा रहा है। चाणक्य ने गहरी आवाज में कहा, सच जानने के लिए परीक्षा देनी होगी। इस पोटली में एक जड़ी बूटी है। यदि तुम निर्दोष हो तो इसे पीने से तुम्हें कुछ नहीं होगा, परंतु यदि तुम दोषी हो तो यह तुम्हारा सच सामने लाकर के लिए परीक्षा देनी होगी। इस पोटली में एक जड़ी बूटी है। यदि तुम निर्दोष हो तो इसे पीने से तुम्हें कुछ नहीं होगा, परंतु यदि तुम दोषी हो तो यह तुम्हारा सच सामने लाकर छोड़ेगी। उस व्यक्ति के चेहरे पर पसीना छलकने लगा। उसने पोटली को हाथों में लिया, परंतु उसकी उंगलियां कांपने लगी। उसने जैसे ही वह जड़ी बूटी पीने का प्रयास किया, उसके चेहरे का रंग उड़ गया और वह जमीन पर गिर पड़ा। कुछ क्षणों में ही वह असहाय होकर चिल्लाने लगा, मैंने वर्षों से गुप्त रत्नों की खोज में यहां घुसपैठ की। युवराज ने उस पर घृणा भरी दृष्टि डाली और चाणक्य को धन्यवाद दिए। परंतु इस सत्य के बाद एक और रहस्य सामने आया जिसने सभा में बैठे सभी को हैरान कर दिए। अंतिम रहस्य, चाणक्य का प्रतिशोध। जब वह व्यक्ति सच उगल चुका था और अपनी नीति को स्वीकार कर चुका था, तब चाणक्य ने उसकी ओर एक ठंडी दृष्टि से देखा और बोले, तुम्हारे पिता वही व्यापारी थे जो वर्षों पहले मगध की धरोहरों पर कब्जा करना चाहते थे। मैं तब केवल एक बालक था, परंतु मैंने तुम्हारे पिता की मृत्यु होते हुए देख। आज उसी कर्म का परिणाम तुम्हारे सामने है। सभा में खड़े लोग चौंक गए। यह एक प्रतिशोध था जो वर्षों बाद पूरा हुआ था। उस रात के बाद चाणक्य ने महल में फिर से सुरक्षा की नई नीतियां लागू कीं, ताकि कोई भी शत्रु या छलिया आसानी से महल में प्रवेश न कर सके। और इस घटना के बाद मगध राज्य में कोई भी छद्म रूप धारण कर महल में घुसपैठ करने की हिम्मत नहीं कर सका। अंत में एक सीख, यह कहानी केवल एक रहस्य ही नहीं, बल्कि एक सीख भी। चाणक्य की नीतियों में यह दिखाया गया कि सत्य और बुद्धिमानी के साथ कड़ा परिश्रम कैसे असत्य पर विजय प्राप्त कर सकता है।